हाँ जी, नमस्कार। आप सबको एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिदम नर्सिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बीच के अंदर थोड़ा सा गैप आ गया, जो दीपावली की छुट्टियां चल रही थी तो गैप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। कोई बात नहीं, बीच में अपन कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखो, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ओबीजी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ओबीजी की कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी, आपकी एंडो की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, पीडिया की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, चलेंगी। उसके बाद में आपके फंडामेंटल की क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लासेस चालू हो रही है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली चालू रहेगी, आज से ही कंटिन्यूसली आपकी चालू रहेगी। क्लियर है? तो सिंपल सी बात यही है कि आपके सिलेबस को फिर से आगे बढ़ाते हुए अपन, ठीक है, और आज से स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करते हैं? यहाँ पे ओबीजी को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ओबीजी का पहले क्लास हुई थी, वो क्वेश्चन सेशन की क्लास हुई थी, लेकिन आज से ओबीजी की थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल बेस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। क्लियर है? चलो, मैं आपको बता दूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको विथ स्लाइड नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको प्योर थ्योरेटिकल बेस आपको क्लियर कट लिख के बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है और कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ठीक है। तो स्लाइड बेस पे पढ़ाया भी नहीं जाता और मेरे से ना, ठीक है, और ध्यान रख लेना। तो स्टार्ट करते हैं, अपन ओबीजी की क्लासेस को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो जी, ओबीजी का मतलब क्या होता है? तो ओबीजी का मतलब हो गया ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि ओबीजी का मतलब क्या हुआ, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी हो गया। अब बात करते हैं कि क्या तो आपका ऑब्स्टेट्रिक होता है और क्या ही आपकी गायनेकोलॉजी होती है। कौन कौन सी चीज तो आपकी ऑब्स्टेट्रिक में आती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी गायनेकोलॉजी के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगी आपको। क्लियर है? चलो, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ध्यान रख लेना कि भैया सबसे पहले इंट्रोडक्शन जब भी किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पहले पढ़ते हैं, कौन सी चीज पढ़ते हैं अपन? फादर के बारे में, कि बताओ भाई फादर कौन है। फादर कौन है? तो अपन ओबीजी के पहले फादर की बात करते हैं कि ओबीजी का जो फादर है वो है कौन। ओबीजी का फादर कौन है आपका? तो ध्यान रख लेना, जेम्स मोरियन सिम्स है। ओबीजी का फादर कौन है आपका? जेम्स मोरियन सिम्स है। दिस वर्ल्ड वाइड फादर है ये वर्ल्ड वाइड फादर हैं ओबीजी के। और कौन है आपके? जेम्स मोरियन सिम्स, जिनको क्या बोला जाता है? द फादर ऑफ ओबीजी बोला जाएगा। कई बार ये पूछा जाता है इंडियन फादर ऑफ ओबीजी, इंडियन फादर कौन है भैया? कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताओ हमें तो इंडियन फादर कौन है, व्हाट, ठीक है। तो अब इंडियन फादर की बात करूं तो इंडियन फादर है इंडियन फादर कौन है इसके? तो ध्यान रख लेना, इंडियन फादर ध्यान रख लेना, नीलकंठ आनंद। इंडियन फादर कौन होंगे इसके? तो ध्यान रखना, नीलकंठ आनंद होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कौन है? नीलकंठ आनंद। चलो जी, अब बात करते हैं दोनों वर्ड्स के बारे में कि क्या तो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है और क्या ही गायनेकोलॉजी होती है। क्या ही ऑब्स्ट्रक्टिव होती है और क्या ही आपकी गायनेकोलॉजी होती है। इन दोनों वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव हो चाहे आपकी गायनेकोलॉजी हो, दोनों में एक चीज ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग ब्रांचेज हैं। ये भी क्या हो गई आपकी? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी ब्रांच ऑफ साइंस है और ये भी क्या है भैया? द ब्रांच ऑफ साइंस। चलो, अब ब्रांच ऑफ साइंस है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या करते हैं अपन? स्टडी करेंगे। कोई भी ब्रांच है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है जिसकी क्या की जाती है? माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ठीक ऐसे ही लॉजी का मतलब क्या हो गया आपका? स्टडी करना। और तो ध्यान रख लेना, आपकी स्टडी किसकी की जाएगी? ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर ध्यान रख लेना किसकी स्टडी की जाती है? आपकी प्रेगनेंसी की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? परप्यूरियम पीरियड की स्टडी की जाती है। और प्रेगनेंसी से जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर,
जितने भी इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स आएंगे वो सारे के सारे स्टडी किए जाएंगे। किसके अंदर स्टडी किए जाएंगे? आपके ऑब्स्ट्रक्टिक के अंदर स्टडी किए जाएंगे। तो सिंपल सा ध्यान रख लेना, ऑब्स्ट्रक्टिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी, परप्यूरियम पीरियड और इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? आपके ऑब्स्ट्रक्टिक के अंदर आएंगे। चलो जी, अब गायनेकोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं। अब पूछा जाता है कि गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो गायनेकोलॉजी भी क्या हो गई? आपकी ब्रांच ऑफ साइंस हो गई, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? स्टडी की जाती है। इसके अंदर किया जाएगा भैया? स्टडी किया जाएगा। किसका स्टडी किया जाएगा? तो इसके अंदर स्टडी किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उन ऑर्गन्स के क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे कैसे फंक्शन करते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उन सब की। और साथ में क्या आएगा? इसका रिलेटेड डिसऑर्डर्स। साथ में क्या आएंगे? इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स आएंगे कि इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। ये सारी की सारी आपको स्टडी देखने के लिए मिलेगी। किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी? आपको गायनेकोलॉजी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अरे भाई, किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी? गायनेकोलॉजी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। चलो जी, अब मैंने यहाँ पे दो चीजें तो आपको अच्छे से समझा दी, क्लियर है, और दोनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान में भी रखना है। मैं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि आपका मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन ऑब्स की प्रॉब्लम कौन सी है? और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो कौन सी होती है और मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम कौन सी होती है? अगर आपसे ऑब्स्ट्रक्टिव पूछा जाए, अगर आपसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूछा जाए कि कौन सा डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होता है इंडिया के अंदर, तो ध्यान रख लेना कौन सा होगा? रिकरेंट अबॉर्शन। कौन सा होगा? रिकरेंट अबॉर्शन। आपको आंख बंद करके बोलना है, क्या बोलना है? रिकरेंट अबॉर्शन इज द मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिकल प्रॉब्लम इन द इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिकल प्रॉब्लम कौन सी होगी आपकी? तो ध्यान रख लेना कौन सा होगा आपका? रिकरेंट अबॉर्शन होता है। वही आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि भैया हमें तो गायनेकोलॉजिकल के अंदर बताओ कि गायनेकोलॉजिकल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इंडिया में होता है वो कौन सा होता है? तो आपको अच्छे से बोलना है कि भैया कौन सा होगा? डिसमेनोरिया। कौन सा बताना है आपने? डिसमेनोरिया बताना है। तो ध्यान रख लेना कौन सा बताना है आपने? डिसमेनोरिया बताना है। क्लियर है? चलो जी, अब कोई आपसे ये पूछ ले, इसी से रिलेटेड दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। दो तीन चीजें यहीं पे ध्यान रखोगे तो आगे उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होगी। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन के लिए मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि बताओ भाई मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है रिकरेंट अबॉर्शन के लिए? तो ध्यान रख लेना मोस्ट कॉमन कॉज जो रिकरेंट अबॉर्शन के लिए रहेगा वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछ ले। कौन से ट्राइमेस्टर में पूछ ले? फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो प्रेगनेंसी में पूछे तो आपको बताना है किसकी अबनॉर्मलिटी बतानी है? आपने जीन की अबनॉर्मलिटी बतानी है।
आपसे कोई पूछे कि रिकरेंट अबॉर्शन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, तो आपको बिना हिचके, बिना आंखें बंद किए आपको बोल देना है, क्या बोल देना है, जीन अबनॉर्मलिटी। वही आपसे पूछ ले कि भैया सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर आपसे पूछ ले, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा होगा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। कौन सा होगा आपका, दिस द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होगा। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि सर्विक्स जो होती है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, और लूजनेस की वजह से वो उस कंसेप्शन को, जो कंसेप्ट हुआ है उसको होल्ड नहीं कर पाती है, और जब वो होल्ड नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे अबॉर्शन कॉज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या बन गया आपका, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बन गया। वहीं पे आपसे सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ ले, ये तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन हो गया, वहीं पे आपसे पूछ ले कि भैया सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो आपने बोलना है इस्थमस इनकॉम्पिटेंस। अरे भैया कौन सा बोलेंगे आप, इस्थमस इनकॉम्पिटेंस बोलना है। बात समझ में आ गई। मैं एक चीज से तीन चीजें बता रहा हूं आपको, और आपको यहीं पे ध्यान रह जाएंगी सारी की सारी चीजें। मैंने आपको बोला कि मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द रिकरेंट अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यदि आपसे पूछे तो जीन अबनॉर्मलिटी बोलना है। वही आपसे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछे तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, और सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है आपका इस्थमस इनकॉम्पिटेंस होता है। यहां पे बातें होती है, इसकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि गायनेकोलॉजिकल के अंदर आपने पढ़ा डिसमेनोरिया। क्या पढ़ा आपने, डिसमेनोरिया। वैसे डिसमेनोरिया होता क्या है वो आपको सिंपल सा आपको भी पता है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। डिसमेनोरिया, डिस का मतलब, मेनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस का मतलब हो गया पेन। तो ध्यान रख लेना, पेनफुल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे भैया पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाएगा आपका, डिसमेनोरिया के नाम से बोला जाएगा। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भैया मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो ध्यान रख लेना। डिसमेनोरिया अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिसमेनोरिया दो टाइप का होता है भाई। एक तो होता है आपका प्राइमरी डिसमेनोरिया, और दूसरा कौन सा होता है आपका, सेकेंडरी, सेकेंडरी डिसमेनोरिया होता है। यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूं तो प्राइमरी डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तभी से उसके अंदर क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको तो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, प्राइमरी डिसमेनोरिया बोला जाएगा। सेकेंडरी डिसमेनोरिया का मतलब हो गया कि जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे तो उसके अंदर पेन नहीं था, लेकिन कुछ टाइम बाद में, कुछ सालों के बाद में वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो दोनों के कोज आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से जो प्राइमरी डिसमेनोरिया जो होता है उसका जो कोज होगा, उसका कोज होगा, उसका मेन कोज कौन सा होता है, एक हार्मोन होता है, और उस हार्मोन को बोला जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2A के नाम से बोला जाएगा। अरे किस नाम से बोला जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2A के। प्रोस्टाग्लैंडिन के अलग अलग टाइप डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना, 5 टाइप के आप प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ेंगे। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन E1 हो गया, A2 हो गया, I2 हो गया, है ना, A2 हो गया, F2A हो गया, अलग अलग टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल सा ध्यान रख लेना किसकी वजह से होता है ये पेन, प्रोस्टाग्लैंडिन F2A की वजह से होता है। वहीं पे सेकेंडरी डिसमेनोरिया का रीजन जो होता है वो क्या रहेगी, डिजीज ऑफ मैटरनल
सेक्सुअल ऑर्गन, मैटरनल के सेक्सुअल ऑर्गन की अगर कोई डिजीज है, ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई डिजीज है, सेक्सुअल ऑर्गन की कोई डिजीज है, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे तो ध्यान रख लेना, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रख लेना, यूटेराइन फाइब्रॉइड। अगर मान लिया कि फीमेल को क्या हो गया है, यूटेराइन फाइब्रॉइड हो गया है, या फीमेल को पीआईडी हो गया है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया है, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया है, तो देखो उस फीमेल के अंदर पहले जब यूटेराइन फाइब्रॉइड नहीं है उस टाइम तो उसके अंदर पेन नहीं था, लेकिन जैसे ही यूटेराइन फाइब्रॉइड उस फीमेल के अंदर हुआ, फीमेल को क्या होना स्टार्ट हो गया, पेन होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब पहले पेन नहीं था, अब पेन होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कौन सा है, वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। ठीक ऐसे पीआईडी पहले नहीं थी, पीआईडी बाद में डेवलप हुई, और बाद में जब डेवलप हुई तो वो किसको कॉज करवा रही है, डिसमेनोरिया को कॉज करवा रही है। तो इस टाइप के डिसमेनोरिया को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा आपका, सेकेंडरी डिसमेनोरिया के नाम से बोला जाएगा। यहां तक की बातें आपकी क्लियर है? अरे यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं है, तो ध्यान रख लेना। चलो जी, अगली चीज की अगर मैं बात करूं, आपका ये जो मैं आपका ये ओबीजी जो पढ़ा रहा हूं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये ओबीजी का पूरा सिस्टम जो है वो दो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कितनी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, दो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। और दो स्ट्रक्चर कौन सी हो गई आपकी, पहली स्ट्रक्चर आती है, कौन सी आ गई आपकी, ओवम। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर कौन सी आ गई आपकी, ओवम, और दूसरी स्ट्रक्चर आ गई, कौन सी आ गई आपकी, स्पर्म। दूसरी कौन सी स्ट्रक्चर आ गई आपकी, स्पर्म आ गई। क्लियर है? अब मैं आपको पूछूं कि बताओ भाई आपका ये जो ओवम है इसको क्या बोला जाता है, तो ओवम किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर, इसलिए इसको बोला जाएगा दिस इज फीमेल गैमेट। इसको किस नाम से बोला जाएगा, फीमेल गैमेट के नाम से बोला जाएगा। और स्पर्म जो होता है इसको बोला जाएगा, किस नाम से बोला जाएगा, मेल गैमेट के नाम से बोला जाएगा। दिस इज द मेल गैमेट के नाम से बोला जाएगा। क्लियर है? चलो यहां तक की बातें हुई कंप्लीट। अब गैमेट है तो ये गैमेट के फॉर्मेशन किससे होंगे, गोनेड से होते हैं। गैमेट के फॉर्मेशन किससे होगा भैया, गोनेड से होगा। तो फीमेल का तो फॉर्मेशन होगा किससे होगा, फीमेल गोनेड से। किससे होगा, फीमेल गोनेड से होगा। और मेल वाले का फॉर्मेशन होगा किससे होगा, मेल गोनेड। इसका फॉर्मेशन होगा आपका मेल गोनेड से, इसका फॉर्मेशन होगा। मैं आपको अगर बताना चाहूं तो फीमेल गोनेड कौन सा होता है आपका, ओवेरी। फीमेल गोनेड कौन सा होता है आपका, ओवेरी होता है। और मेल गोनेड कौन सा हो गया आपका, टेस्टिस हो गया। कौन सा हो गया आपका, टेस्टिस हो गया। दोनों चीजें क्लियरिफाई है। गैमेट का फॉर्मेशन गोनेड से होगा और फीमेल गोनेड कौन सा होगा आपका, ओवेरी होगा। मेल गोनेड कौन सा होगा आपका, टेस्टिस होगा। इतनी सी बात क्लियर है आपको, छोटी सी बात है, क्लियर हो जानी चाहिए आपको। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आपका जो ओवम जो है, ओवम किससे बन रहा है आपका, ओवेरी से बन रहा है। अरे ओवम किससे बन रहा है, ओवेरी से। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको कि आपका फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट जो है वो किससे फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गोनेड से। फीमेल गोनेड से, फीमेल गोनेड से फीमेल गैमेट की बनने की प्रोसेस को ध्यान रख लेना। बनने की प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोली जाती है, तो इसको बोला जाएगा oogenesis।
कौन सी प्रोसेस बोली जाएगी इसको? oogenesis की प्रोसेस बोली जाएगी। देखो सारी चीजें क्लियर हो रही है आपकी। मैंने आपको बोला कि ओवम ओवेरी से बन रहा है, फीमेल गैमेट फीमेल गोनेड से बन रहा है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ये बनता है, ओवेरी जब ओवम को बनाती है उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा आपका? oogenesis के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा आपका? oogenesis के नाम से बोला जाएगा। या मैं आपको बोलूं, अगर सिंपल सी लाइन आप लोगों को ये बताना चाहूं कि भाई ये oogenesis की प्रोसेस होती क्या है? oogenesis की प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या बनती है आपकी? ग्राफियन फॉलिकल्स बनती है। अरे क्या बनती है भैया? ग्राफियन फॉलिकल्स बनती है। ग्राफियन फॉलिकल्स प्राइमरी बनती है, सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी आगे जाके किसका बनाती है? ओवम को बनाती है। और ये सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर आ जाती है? आपकी oogenesis की प्रोसेस में आ जाती है। चलो ये बात समझ में आ गई। भैया दूसरी बात समझा दो। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई आपके अंदर स्पर्म जो है वो किससे बन रहा है? जी ये टेस्टिस से बन रहा है। स्पर्म को क्या बोला आपने? इसको आपने बोला मेल गैमेट बोला। टेस्टिस को क्या बोला भैया? इसको आपने मेल गोनेड के नाम से बोला। तो अब ये जो मेल गोनेड है वो मेल गैमेट को बना रहा है, या टेस्टिस जो है वो स्पर्म को बना रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे भाई? इस प्रोसेस को बोल देंगे आप स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस बोल देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बोल देंगे। स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोल दिया आपने? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बोल दी। अरे बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है आपकी? तो ध्यान रख लेना, दो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। एक वर्ड है आपका oogenesis। oogenesis का मतलब होता है कि ओवम के बनने की प्रोसेस को बोला जाएगा oogenesis के नाम से बोला जाएगा। दूसरी चीज मैंने बोला कि भाई आपका स्पर्म बनने की प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोला जाएगा? तो उसको आपने बोल दिया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के नाम से बोल दिया। यहां तक की बातें होती है आपकी कंप्लीट होती है। चलो जी, ये तो समझ में आ गया कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये oogenesis है, फलाना फलाना सारी चीज खत्म होती है आपकी। अब इस चीज के बाद में मैं आपको बताऊं कि भाई कोई आपसे पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले भाई कि हमें तो साइज बताओ स्पर्म की, हमें तो साइज बताओ ओवम की, हमें तो साइज बताओ स्पर्म की, हमें तो साइज बताओ किसकी? ओवम की। कोई आपसे स्पर्म की साइज अगर आपसे पूछ ले तो रेंज आपको बतानी है 52 से 55 माइक्रोन मीटर। और यहीं पे एग्जैक्ट कोई आपसे पूछ ले तो कितनी माइक्रोन बतानी है आपने? 55 माइक्रोन बता देनी है। एग्जैक्ट कोई पूछ ले तो 55 पे चले जाना, और रेंज कोई आपसे पूछ ले तो 52 से 55 तक चले जाना। ओवम की कोई पूछ ले तो बता देना भैया, एग्जैक्ट बता देना। कितनी बता देना आप? 130 माइक्रोन। अरे कितनी बतानी है भैया? 130 माइक्रोन आपने यहां पे बता देनी है। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं, कोई ये पूछे आपसे, क्या पूछ ले कि बताओ हमें तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो बिना आंख बंद करे किसका नाम लेना है आपने? ओवम का नाम ले लेना है। और ओवम की साइज मैंने आपको डिस्कशन करके बता दी। ओवम की जो साइज होती है वो कितनी होती है आपकी? तो ध्यान रख लेना, ओवम की साइज होती है 130 माइक्रोन। स्पर्म की साइज कितनी होती है? 52 से 55 माइक्रोन होती है। और एग्जैक्ट कोई पूछे तो कितनी बतानी है आपने? 55 माइक्रोन आपने बतानी है। लो जी, यहां तक बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब यहां तक अगर बातें क्लियर हुई आपकी, तो आगे कोई आपसे अगर पूछ ले कि भैया हमें तो टाइम ड्यूरेशन डिस्कशन करना है, हमें तो बनने का टाइम ड्यूरेशन डिस्कशन करना है कि कितने टाइम में बनता है और कितना इसका लाइफ स्पान होता है।
अरे कोई पूछ ही ले कि बताओ भाई बनने में कितना टाइम लगता है और बनने के बाद में ये जिंदा कितने टाइम तक रहते हैं, तो कोई आपसे ओवम के बारे में पूछ सकता है और कोई आपसे किसके बारे में पूछ सकता है, स्पर्म के बारे में पूछ सकता है। अरे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो भाई क्या बताना है आपने, अगर आपसे ओवम का फॉर्मिंग ड्यूरेशन पूछ ले कि बनने में कितना टाइम लगेगा, तो आप सबको माइंड सेट इतना सा ध्यान रख लेना है कि ओवम जब बनता है, ओवम जब बनेगा उसको ओवुलेशन बोलते हैं। ओवम जब बनता है उसको किस नाम से बोल देंगे आप, ओवुलेशन के नाम से बोल देंगे कि भैया जब ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तब आपका ओवम बनता है। तब ओवम जब बनेगा तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या होगी, सबको पता होती है कि ओवुलेशन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे के ऊपर होती है। तो ध्यान रख लेना, एग्जैक्ट ड्यूरेशन आपने बताना है, कितने डेज बताना है, 14 डेज बताने हैं भाई। आपको समझ में आ गया होगा कि ओवम के बनने में कितना टाइम लगेगा, 14 डे। वही आपसे रेंज में अगर कोई पूछ ले कि भैया हमें तो रेंज में बता दो, तो रेंज में आप लोगों को ध्यान में रख लेना है 12 टू 14 डेज। कितना डेज बताने हैं, 12 टू 14 डेज आपको बता देने हैं। कोई आपसे स्पर्म का पूछ ले कि भाई एक स्पर्म को बनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उस टाइम का अगर डिस्कशन आप लोगों से कर ले तो एग्जैक्ट आपको बताना है कितने डेज बताने हैं भैया, 74 डे। और रेंज कोई आपसे पूछ ले तो आप लोगों को बोलनी है, कितने डेज बोलने हैं, 72 टू 74 डे। 72 टू 74 डे आपको बोलना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जी, बनने की तो बात समझ में आ गई कि कितने कितने टाइम में ये बनते हैं। अब बनने के बाद में हमें तो लाइफ स्पान बता दो कि कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। चलो, अगर कोई आपसे ओवम का ड्यूरेशन पूछ ले कि ओवम बनने के बाद में जिंदा कितने दिन तक रहता है, तो जिंदा रहने का जो ड्यूरेशन ओवम का होता है वो 2 डेज का होता है। 2 डेज, या आप हावर्स के अंदर लिखो तो कितने हावर्स बोलने हैं आपने, 24 हावर्स बोलने हैं। अरे कितने हावर्स बोलने हैं आपने, 24 हावर्स। रेंज ध्यान रखना, सॉरी भाई, 1 to 2 डे बोलना है, सॉरी 1 to 2 डे बोलना है। तो ध्यान रख लेना कितना बोलना है आपने, 1 to 2 डे बोलना है। और अगर हावर्स के अंदर पूछ ले तो 24 हावर्स। और इसका भाई आप लोग एक्सटेंडेड ड्यूरेशन भी ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम एक ओवम मैक्सिमम एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक कितना जिंदा रह सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे, कितना बोलना पड़ेगा, 48 हावर्स। कितने हावर्स बोलने पड़ेंगे भैया, 48 हावर्स वहां पे आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? रेंज डेज के अंदर ध्यान में रखना चाहो तो एग्जैक्ट आपको बता देना 1 डे होती है, 1 दिन की ड्यूरेशन होती है। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 डे की होती है। 2 डे की क्या होती है, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है, 24 हावर्स होती है जी। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी, 48 हावर्स की होती है। ये तो बात समझ में आ गई ओवम की। अगर कोई आपसे पूछ ले, स्पर्म की ड्यूरेशन पूछ ले, तो स्पर्म का ड्यूरेशन आपको रेंज में ध्यान रखना है। और कितने हावर्स ध्यान में रखेंगे आप, 48 से लेके 72 हावर्स। कितने हावर्स ध्यान रखने हैं आपने, 48 से लेके 72 हावर्स की ड्यूरेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो ये बात समझ में आ गई, ओवम की भी बात समझ में आ गई, स्पर्म की भी बात समझ में आ गई। जितनी चीजें समझानी थी वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। अब इसके बीच में अपन छोटा सा डिस्कशन करेंगे, किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में या सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो 2 कैटेगरी के अंदर क्या किए जाते हैं भाई, डिवाइड किए जाते हैं। कौन सी बना दी, 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी आपने बना दी। एक कैटेगरी जो आपको विजुअलाइज होते हैं,
जो आंखों से दिखाई देते हैं उसको आपने नाम दे दिया एक्सटर्नल जेनिटलिया। उसको किस नाम से बोल दिया आपने? एक्सटर्नल जेनिटलिया। और जो आपको आंखों से दिखाई ना दे उसको क्या बोल देंगे आप? इंटरनल जेनिटलिया। उसको आप बोल देंगे इंटरनल जेनिटलिया के नाम से बोल देंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब क्या हो गया? विजुअलाइज्ड बाय नेक्ड आई। जो आपको खुली आंखों से दिखाई दे उसको तो आप एक्सटर्नल बोल देंगे। और इसके अंदर क्या होगा? दिस इज द डू नॉट विजुअलाइज बाय द नेक्ड आई। क्लियर हो गई आपकी चीज? चलो जी, अब कौन कौन से तो आपके विजुअलाइज होते हैं, तो कौन कौन सी चीजें विजुअलाइज होती है तो ध्यान रख लेना। कौन कौन सी चीजें दिखाई देगी आपकी? मॉन्स प्यूबिस, बहुत बढ़िया। चलो, और जी लेबिया मेजोरा, ठीक है जी। और लेबिया माइनोरा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और कौन सी दिखाई देगी? क्लाइटोरिस, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पेरेनियल बॉडी, बिल्कुल सही बात है। वेस्टिबुल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा हाइमन को। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी जितनी चीजें मैंने आपको बोली, ये सारी की सारी इंक्लूड की जाएगी। किसके अंदर इंक्लूड की जाती है आपकी? तो आपको बोलना है जी ये इंक्लूड किया जाता है एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कौन कौन सी चीजें आ गई? तो इसके अंदर चीजें आ गई आपकी, मॉन्स प्यूबिस आ गया, ठीक है जी। लेबिया मेजोरा, हाँ जी आ गया। लेबिया माइनोरा, हाँ जी। क्लाइटोरिस आ गया जी। पेरेनियल बॉडी आ गई, हाँ जी आ गई। उसके बाद में पेरेनियल बॉडी या पेरेनियल एरिया, हाँ जी ठीक बात है। वेस्टिबुल आ गया, हाँ जी आ गया। और क्या आ गया आपका? हाइमन आ गया। ये सारी की सारी चीजें आएंगी किसके अंदर आएंगी? आपकी एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आएगी। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आगे आएगा आपका इंटरनल जेनिटलिया आएगा। एंड इंटरनल जेनिटलिया जो होगा उसके कौन कौन से ऑर्गन होंगे? जी वेजाइना आ गई, हाँ जी बिल्कुल आ गई। यूट्रस आ गया, हाँ जी आ गया, ठीक है यूट्रस भी आ गया। और क्या आ गया? तो इसके अंदर आ गया आपका फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब इसको बोलते हैं, बिल्कुल आ गया। फिर क्या आ गया? ओवरी आ गई। ये चार ऑर्गन ऐसे हो गए जो कैसे ऑर्गन होते हैं आपके? इंटरनल जेनिटलिया होते हैं, जो आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रख लेना, नेक्ड आई से दिखाई आपको नहीं देंगे। चलो जी, ये तो बात समझ में आ गई कि इंटरनल जेनिटलिया क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होते हैं। ये सारा का सारा कंसेप्ट मेरे समझ में आ गया। अब मुझे तो ये समझा दो कि इंटरनल जेनिटलिया में क्या क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट वन बात करेंगे अपन इंटरनल जेनिटलिया के बारे में कि इंटरनल जेनिटलिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपके, और उन ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं, उन सब के बारे में मुझे आप लोग बता दो। चलो जी, पहला ऑर्गन कौन सा आया था? मॉन्स प्यूबिस आया था जी। चलो समझा दो, उसको ही समझा दो। मॉन्स प्यूबिस को समझा देते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं? हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं। अरे कैसी ग्रोथ हो गई? हेयर लाइक ग्रोथ हो गई, ठीक है जी, समझ में आ गई।
अब ये हेयर लाइक ग्रोथ की भैया पोजीशन कहां होती है, पोजीशन बता दो। तो एग्जैक्ट पोजीशन आपने बतानी है कि अबाउट द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो दो प्यूबिक बोन आगे की साइड में जुड़ी होती है, उन जुड़ी हुई स्ट्रक्चर को, जॉइंट को क्या बोला जाएगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोला जाएगा। और सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर की साइड में एडिपोज टिश्यू होते हैं और उन एडिपोज टिश्यू की सीट के ऊपर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, आपके मॉन्स प्यूबिस लगे होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो पोजीशन में क्या लिख दूंगा मैं, अबाउट द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। मैं बोल सकता हूं कि इनका एडिशन, इन हेयर्स का एडिशन कहां होता है, तो एडिशन कहां पे, अभी मैंने बोला कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उसके ऊपर होता है। तो लिख लेना, ऑन द एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के अपर साइड के अंदर क्या होगा, इनका आपको एडिशन देखने के लिए मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर हुई आपकी? हाँ जी, हो गई, बिल्कुल हो गई। चलो जी, अब हो गई तो आपको ये पूछा जाता है कई बार कि भैया हेयर की ग्रोथ तो हो गई, लेकिन रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ ऑफ मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस की ग्रोथ करवाने के लिए, मॉन्स प्यूबिस की ग्रोथ करवाने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल होती है, या स्ट्रक्चर ना देके कई बार क्या पूछ लिया जाता है, हॉर्मोन्स का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा हॉर्मोन्स मॉन्स प्यूबिस की ग्रोथ को करवाता है, यह पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रख लेना, हॉर्मोन्स का नाम ध्यान रख लेना, कौन सा होगा, एंड्रोजन। दिस द मेल एंड्रोजन होगा भैया, ध्यान रख लेना, कौन सा होगा, एंड्रोजन। और एंड्रोजन भी भैया ऑप्शन में ना हो तो फटाफट से ऑप्शन कौन सा सर्च कर लेना, एस्ट्रोजन का ऑप्शन आप लोग फटाफट से सर्च कर लेना कि एस्ट्रोजन आपका कहां पे लिखा हुआ है। चलो जी, इतनी बात भैया समझ में आ गई कि भाई क्या होता है, कैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ कौन करवाता है, पोजीशन क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपके सामने हैं। मैं आपको इतनी चीज बता चुका तो ये भी चीज बता दूंगा कि भाई फर्स्ट टाइम ग्रोथ ऑफ मॉन्स प्यूबिस, जब किसी फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम मॉन्स प्यूबिस की ग्रोथ होती है, जब किसी फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम मॉन्स प्यूबिस की ग्रोथ होती है तो उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाएगा, प्यूबार्क के नाम से बोला जाएगा या प्यूबार्की के नाम से बोला जाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम अपीयर होती है, उसको मेनार्की के नाम से बोला जाता है। ठीक ऐसे ही पहली बार मॉन्स प्यूबिस जब डेवलप होते हैं, जब ग्रोथ करते हैं तो उनको बोला जाता है, किस नाम से बोला जाएगा, प्यूबार्की के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आ गई। इवन दैट कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि भैया ये जो हेयर जो लगे हुए हैं इनका पैटर्न क्या होता है, इन हेयर्स का पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न में लगे होते हैं ये हेयर्स। तो ध्यान रख लेना, इन पैटर्न्स को कौन सा पैटर्न्स बोला जाएगा, इस्कसन पैटर्न्स के नाम से बोला जाता है। पैटर्न ध्यान रख लेना, इन पैटर्न्स को किस पैटर्न्स के नाम से बोला जाएगा, इस्कसन पैटर्न्स के नाम से बोला जाता है। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि इन हेयर्स की शेप क्या होती है, शेप इनकी देखने के लिए मिलेगी, दिस इज द
ट्राइंगुलर शेप होती है। हेयर्स की शेप कैसे देखने के लिए मिलेगी? ट्राइंगुलर शेप देखने के लिए मिलेगी। इन हेयर्स का पैटर्न कौन सा होता है? तो पैटर्न आपको बोलना है कि भैया पैटर्न इनका होगा, कैसा पैटर्न होता है? स्कचन पैटर्न होगा। ठीक है जी, ये तो चीज समझ में आ गई कि मोन्स प्यूबिस के बारे में बहुत सारी चीजें होगी, क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे नहीं होते हैं, सारी चीजें। अब भैया इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं कि भाई मोन्स प्यूबिस के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ये भी जरूरी चीज है। चलो फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, हेयर्स जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके ऊपर लगे होते हैं। जब भी कोई फोर्स जब आएगा तो वो फोर्स सबसे पहले किसके ऊपर आएगा? मोन्स प्यूबिस पे आएगा। और मोन्स प्यूबिस के बाद में फोर्स की जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी? कम। और वही फोर्स किसके ऊपर जाएगा? फिर मोन्स आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स को बचाने से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। किससे काम कर रहा है? इंजुरी से प्रिवेंट कर रहा है। इंजुरी से प्रिवेंट किसको कर रहा है? आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस को प्रिवेंट कर रहा है। और किसको प्रिवेंट कर रहा है? सिम्फाइसिस प्यूबिस को प्रिवेंट कर रहा है। तो ध्यान रख लेना, पहला फंक्शन क्या हो गया? द प्रिवेंट फ्रॉम इंजुरी ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। पहला काम हो गया कि भैया ये सिम्फाइसिस इंजुरी को होने से बचाएगा, ये पहला काम हो गया इसका। चलो दूसरा काम क्या है? अब हेयर लाइक ग्रोथ है तो वो कवर करके रखेंगे किसको? जो वेजाइनल ओरिफिस है उसको, जो यूरिथ्रल जो होती है उसको, साथ ही साथ जो आपका वेस्टिब्यूल जो होता है उसको। तो बाहर से कोई भी पैथोजन के लिए बैरियर का क्या कर रही है? काम कर रही है। अरे हेयर्स किसका काम कर रहे हैं? जब बाहर से कोई भी पैथोजन जा रहा है या एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी जा रहा है तो उसको बाहरी प्रोटेक्ट करने का काम किसका हो गया? आपका मोन्स प्यूबिस का हो गया। तो दूसरा काम क्या हो गया? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू किसके अंदर? वेस्टिब्यूल के अंदर नहीं जाने देगा। और जब वेस्टिब्यूल के अंदर ही नहीं जाएगा तो ना तो वो वेजाइनल ओरिफिस में जाएगा, ना ही वो यूरिथ्रल ओरिफिस में जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब कई बार क्वेश्चन मार्क करके ये पूछा जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन विथ द मोन्स प्यूबिस ड्यूरिंग लेबर के टाइम, जब लेबर की प्रोसेस आती है फीमेल के अंदर, तो उस फीमेल के अंदर नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या करती है? कब? किसको लेके? मोन्स प्यूबिस के लेके। मोन्स प्यूबिस का लेबर के टाइम पे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है? तो ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रख लेना? कभी भी मोन्स प्यूबिस को सेव नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से काटा नहीं जाएगा, सेव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अगर आपने ब्लेड से सेव करने की कोशिश करी तो वहां पे कट लग सकता है, और कट लगने की वजह से वहां पे इंफेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस को आप क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। तो डू नॉट सेव, क्या करना है? डू नॉट सेव ओनली क्लिपिंग द हेयर्स। भाई ध्यान रख लेना, सिर्फ और सिर्फ क्लिप करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लिपिंग करनी है ट्रिमर्स वगैरह से और ट्रिमर से, वो ही काम करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है। कभी भी पूरी तरीके से सेव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अगर आपने शेव करने की कोशिश करी तो वहां पे क्या लग सकता है? कट लग सकता है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल क्या करेगी? ओनली क्लिपिंग द मोन्स प्यूबिस, नॉट टू सेव नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? क्लिपिंग करने का काम करती है। चलो यहां तक की बातें समझ में आ गई। चलो तो ये पहली बात कंप्लीट होती है आपकी। किसकी बात कंप्लीट होती है? आपकी मोन्स प्यूबिस की। मोन्स प्यूबिस का सारा कंसेप्ट आपके सामने है। चलो जी मोन्स प्यूबिस का तो हो गया। दूसरी चीज आती है आपकी
लेबिया मेजोरा। दूसरी चीज कौन सी आएगी आपकी, लेबिया मेजोरा आएगा। अब लेबिया मेजोरा का मतलब बड़ा, माइनोरा का मतलब क्या हो गया, छोटा। तो बड़ा क्या होता है, बाहर होता है, और छोटा कहां रहेगा, अंदर रहेगा। तो ध्यान रख लेना, आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग हो गया ये, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आउटर कवरिंग ऑफ किसकी, वेस्टिबुल की। वेस्टिबुल की सबसे आउटर कवरिंग कौन सी हो गई आपकी, लेबिया मेजोरा हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। कैसे होते हैं, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती है जी, थिक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, थिक स्ट्रक्चर होती है। क्या काम है, कवर करेगा, किसको कवर करेगा, वेस्टिबुल को कवर करेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। फॉर्मेशन बाई, भाई इनको बनाता कौन है, तो बनाएगा एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। कौन बनाएंगे, एडिपोज टिश्यू इनका फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो जी, यहां तक की बातें समझ में आई तो आगे की बातें भी समझ में आ जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई देखो ये आउटर कवरिंग है, और आउटर कवरिंग होने के बाद में ये वेस्टिबुल को क्या करवा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और वेस्टिबुल को कवर कर रहे हैं, इसको मतलब ये भी पैथोजन की एंट्री को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो भाई काम क्या हो गया, काम ये हो गया सर कि ये प्रिवेंट करवाएंगे एंट्री को, एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजन किसके अंदर करवाएंगे भैया, तो ये करवाएंगे वेस्टिब्यूल के अंदर। अरे भाई किसके अंदर करवाएंगे, वेस्टिब्यूल के अंदर करवाएंगे जी। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये आपका मान लिया कि ये एक फोल्ड है, ये एक मान लो फोल्ड हो गया। इस फोल्ड के अंदर चीजें कौन कौन सी होती हैं, ये सबसे बड़ी चीज पूछ ली जाती है कई बार। तो इस फोल्ड के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, इसके अंदर भैया ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ऑयल ग्लैंड ना बोलो तो भाई बोल देना कि सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, बोल देंगे। और क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड तो प्रेजेंट होती है, साथ में हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। अगला और क्या प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रख लेना इसके अंदर जो ग्लैंड एक और होती है जिसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, दिस द एपोक्राइन। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जी, तो बोल दिया कि एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो कोई पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले आपसे कि क्या क्या चीज होती है इसके अंदर, सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड होती है। ठीक है, होती है। हेयर फॉलिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, प्रेजेंट होते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हाँ जी, प्रेजेंट होती है। आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि एपोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को कौन से सिक्रेशन बोले जाते हैं, तो आपको बोलना है कौन से सिक्रेशन बोले जाएंगे, एरोमा सिक्रेशन के नाम से बोला जाएगा। अरे कौन से सिक्रेशन बोले जाएंगे, एरोमा सिक्रेशन के नाम से बोला जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि भैया वेस्टिब्यूल के या पर वेस्टिब्यूल के जो बैड ऑर्डर जो होते हैं, वो बैड ऑर्डर स्मेल जो आती है, वो बैड ऑर्डर स्मेल किसकी वजह से आती है, तो आपको बताना है। क्या नाम लेना है आपने, एपोक्राइन ग्लैंड का नाम ले लेना है। यहां ही तक नहीं रुकेंगी चीजें, आगे मैं आपको बोलूं कि कई बार तो ये तक पूछ लिया जाता है कि इन फोल्ड्स के अंदर जो आपकी सेबेसियस ग्लैंड जो होती है, जो ऑयल ग्लैंड होती है, कई बार उसके अंदर बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है।
कौन सी ट्यूमर बन जाती है इसके अंदर? बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि लेबिया मेजोरा की सीबेशियस ग्लैंड के अंदर जब बिनाइन ट्यूमर बन जाती है ना, तो उसको किस नाम से बोला जाएगा? उसको किस नाम से बोला जाता है? तो आपको आंखें खुली रख के, बंद करके नहीं, आंखें खुली रख के आपको नाम लेना है कि उस बिनाइन ट्यूमर को कौन सी ट्यूमर बोला जाएगा। तो उसको बोला जाएगा हाइड्रेडेनोमा के नाम से बोला जाएगा। अरे किस नाम से बोला जाएगा? हाइड्रेडेनोमा के नाम से बोला जाएगा। चलो जी, यहां पे होती है आपकी बातें कंप्लीट होती है। यहां पे अगर मैं कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भैया हमें तो होमोलोगस बताओ, हमें तो होमोलोगस बताओ कि भाई लेबिया मेजोरा का होमोलोगस मेल के अंदर कौन सा होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर। देखो इधर समझने की कोशिश करो। आपका ये जो लेबिया मेजोरा जो होता है वो वेस्टिब्यूल को क्या करता है? कवर करने का काम करता है। हाँ जी, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये अगर कवर करने का काम कर रहा है तो टेस्टिस जो होते हैं वो किससे कवर होते हैं? आपके स्क्रोटम से कवर होते हैं। तो सिमिलर ऑर्गन बता देंगे कि भैया क्या हो गया? स्क्रोटम। दिस इज द मेल स्क्रोटम। और मेल स्क्रोटम किसको कवर करने का काम करते हैं? ये भाई टेस्टिस को कवरिंग देने का काम करते हैं। अरे बात समझ में आई ना? ये टेस्टिस को कवरिंग देने का काम करते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई? हाँ जी, आ गई। अगर आ गई तो आपका लेबिया मेजोरा का कंसेप्ट भी पूरा होता है, आपका क्लियर होता है। अगला कौन सा है जी? अगला अपन बात करेंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की बात कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं बात। तो लेबिया माइनोरा की अगर मैं बात करूं तो वो थिक फोल्ड थे, तो ये कैसे फोल्ड होंगे? आपके थिन फोल्ड होते हैं भाई। कहां प्रेजेंट होते हैं? इनर साइड। वो आउटर साइड थे, ये इनर साइड ऑफ लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। काम क्या है? ये भी कवरिंग देते हैं। ये भी क्या करेंगे? कवरिंग टू द वेस्टिबल्स। हाँ जी, देंगे कवरिंग, बिल्कुल दे दिए कवरिंग। चलो, लेबिया माइनोरा जो होता है वो कवरिंग दे दिया। ठीक है, चलो, कवरिंग देने का काम करता है। साथ में अगली चीज की बात करूं तो नो हेयर फॉलिकल्स, नो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है जी, रख लिया। कई बार इसका फॉर्मेशन तक पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया इसका फॉर्मेशन किससे होगा। तो फॉर्मेशन किससे होता है? तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। अरे किससे होगा? तो आपको बताना है एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू आपको बोलने हैं? एपिथेलियल टिश्यू। देख लेना भाई इधर कौन से टिश्यू होंगे आपके? एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो जो रहेंगे वो इसका क्या करते हैं? फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। चलो, यहां तक बातें समझ में आ गई जी। समझ में आ गई तो आगे की भी आएगी। कैसे? चलो, लेबिया माइनोरा जो होता है वो नीचे डाउनवर्ड ग्रोथ करता है और डाउनवर्ड ग्रोथ करके वहां पे एक छोटा सा ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करता है, एक स्ट्रक्चर को बनाता है। ये तो क्या होंगे आपके? लेबिया। इसको बोल दिया आपने लेबिया माइनोरा। किस नाम से बोल दिया आपने? लेबिया माइनोरा। अब ये लेबिया माइनोरा कर क्या रहे हैं जी? ये तो डाउनवर्ड ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैंने लिख दी यहां पे डाउनवर्ड ग्रोथ। डाउनवर्ड
ग्रोथ, हाँ जी लिख दिया आपने। डाउनवर्ड ग्रोथ करने के बाद में यहां पे जो स्ट्रक्चर बने इसको किस नाम से बोल दिया जाएगा? जी इसको फोर्चिट के नाम से बोल दिया जाएगा। किस नाम से बोल दिया जाएगा? फोर्चिट के नाम से बोल दिया जाएगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि फोर्चिट का फॉर्मेशन कौन करता है? फोर्चिट का फॉर्मेशन करेगा कौन करेगा? लेबिया माइनोरा करता है। अरे कौन करेगा भैया? लेबिया माइनोरा। अपर साइड में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है यहां से लेके यहां तक, इस स्पेस को आप बोल देंगे, किस नाम से बोल देंगे? वेस्टिब्यूल के नाम से। किस नाम से बोल देंगे आप? वेस्टिब्यूल के नाम से इस स्पेस को लिख देंगे। चलो जी, मैंने आपको बोला कि इस वेस्टिब्यूल के अंदर ओपनिंग होती है, दो टाइप की ओपनिंग होती है। वैसे तो मैं ओपनिंग की बात करूं तो टोटल 6 ओपनिंग होती है इसमें, जिसमें 4 तो ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है और 2 होती है मेजर ओपनिंग। एक तो होती है, कौन सी होती है आपकी? वेजाइनल ओपनिंग। अपर वाली हो गई आपकी, कौन सी ओपनिंग हो गई आपकी? दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग हो गई भाई, सॉरी अपर वाली हो गई आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग, सॉरी यूरिथ्रल ओपनिंग। चलो जी ठीक बात है। और नीचे वाली हो गई आपकी वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग नीचे वाली हो गई भैया, वेजाइनल ओपनिंग हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाऊं तो यहाँ पे जो वेजाइनल ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो आपका जो फोर्चिट है, ये जो फोर्चिट आपका दिखाई दे रहा है, इसके बीच में देखो स्पेस बनी हुई है। इसके बीच में क्या बनी हुई है? स्पेस बनी हुई है। और इस स्पेस को किस नाम से बोला जाएगा? दिस इज द फोसा नाविकुलरिस। किस नाम से बोला जाएगा इसको? फोसा नाविकुलरिस के नाम से बोला जाएगा। तो ध्यान रख लेना, वेजाइनल ओरिफिस की ओपनिंग और फोर्चिट के बीच में बने हुए स्पेस को किस नाम से बोला जाएगा? तो ध्यान रख लेना, इसको बोला जाएगा दिस इज द फोसा नाविकुलरिस। ठीक है जी, यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई। चलो जी, यहां तक की अगर बातें समझ में आई तो एक चीज, एक कंसेप्ट मैं आपको और समझा देता हूं कि आपका ये जो फोर्चिट है, आपका ये जो लेबिया माइनोरा है, आपका ये जो लेबिया माइनोरा है, इस माइनोरा के नीचे की साइड में, यहां पे देखो नीचे की साइड में एक कर्व लाइन बनी होती है। एक क्या बनी होती है? कर्व लाइन बनी होती है। ठीक है जी, कर्व लाइन bन गई। और ये जो कर्व लाइन यहां पे बनी हुई है, इस कर्व लाइन को बोला जाएगा हार्ट लाइन। कौन सी लाइन बोली जाएगी इसको? हार्ट लाइन के नाम से बोला जाएगा। तो आपको ये जितने कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपको समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला कि लेबिया माइनोरा डाउनवर्ड ग्रोथ करके वहां पे एक ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करता है और उसको बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा? आपका फोर्चिट बोल दिया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट मैंने ये बोला कि वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग और इस फोर्चिट के बीच में जो स्पेस बना हुआ है उसको किस नाम से बोल दिया आपने? फोसा नाविकुलरिस। हाँ जी, बोल दिया आपने। ठीक है, अगला मैंने आपको बोला कि ये जो लेबिया माइनोरा है उसके जस्ट नीचे की साइड में एक कर्व लाइन बनी होती है और उस कर्व लाइन को आपने हार्ट लाइन के नाम से बोल दिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि हार्ट लाइन आर एसोसिएटेड विद द, हार्ट लाइन हार्ट से एसोसिएटेड नहीं होती है, हार्ट लाइन आर एसोसिएटेड विद द, किसके साथ एसोसिएटेड होती है? आपकी लेबिया माइनोरा के साथ में एसोसिएटेड होती है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो फिर मैं आगे की चीज आपको बताऊं कि भाई इसका भी क्या होता है? होमोलोगस होता है। होमोलोगस इनटू मेल। भाई कोई आपसे पूछ ले कि मेल के अंदर होमोलोगस कौन होता है, तो मेल के अंदर इसका होमोलोगस होता है। कौन होगा?
ग्लांस पेनिस। अरे कौन होगा भाई? तो आपको अच्छे से बताना है, ग्लांस पेनिस होता है, या आपसे पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या होता है, द फोर स्किन ऑफ पेनिस। फोर स्किन होती है जो पेनिस की, जो अपवार्ड जो आगे की जो ग्रोथ होती है उसको क्या बोला जाएगा आपका, फोर स्किन के नाम से बोला जाएगा। चलो जी, यहां तक की बातें कंप्लीट है आपकी? हाँ जी कंप्लीट है। अगले ऑर्गन्स की बात करते हैं, अगले ऑर्गन्स की तरफ बढ़ते हैं, और अगला ऑर्गन आपकी बात करूंगा मैं हाइमन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया? हाइमन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो जी, हाइमन के बारे में क्या बात करनी है? पहले तो यही बात कर लेनी है कि भाई आपका ये हाइमन जो होता है वो बना किसका होता है? फॉर्मेशन बाय। पहले तो बनने की बात ही कर लेते हैं कि बना किसका होता है, ये बताओ हमें। तो ये भैया ये बना होगा स्मूथ एपिथेलियल टिश्यू। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई हमें कि स्मूथ एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, स्मूथ एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो जी, हाइमन डिसाइड द किसको डिसाइड करता है? वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड करता है, या किसको इंडिकेट करता है? किसको इंडिकेट करता है? किसको इंडिकेट करेगा? द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल्स को क्या करेगा? इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। क्या ये हाइमन प्योरली इंडिकेट करता है? ना जी ना, ध्यान रख लेना, प्योर इंडिकेशन नहीं होता है, इज द इम्प्योर इंडिकेशन फॉर द वर्जिनिटी इनटू फीमेल। इम्प्योर क्यों होता है? क्योंकि कई बार हाइमन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो हाइमन क्या हो जाएगा? हाइमन जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन में ब्रेक हो जाता है? जब फीमेल हॉर्स राइडिंग करती है, हाँ जी, हैवी एक्सरसाइज करती है, हाँ जी बात समझ में आ गई, साइकिलिंग करती है, हाँ जी ये भी बात समझ में आ गई, जब लॉन्ग जंप करती है उस टाइम पे, हाँ जी, और किसी एक्सीडेंटल केस की वजह से, और एनी एक्सीडेंटल केस जिसके अंदर जो प्रेशर जाएगा किसके ऊपर जाएगा? हाइमन के ऊपर, और हाइमन क्या हो जाएगा? रप्चर्ड हो जाएगा, तो ये प्योर इंडिकेशन नहीं होता है। कैसा इंडिकेशन होता है जी? इम्प्योर इंडिकेशन होता है। हाँ जी समझ में आ गया, इतनी सी चीजें समझ में आ गई। अब भैया हमें तो ये बताओ कि हाइमन के क्या टाइप होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। हाइमन के अलग अलग क्या होते हैं? टाइप होते हैं। हाइमन का पहला टाइप आता है आपका एन्युलर हाइमन। हाइमन का पहला टाइप कौन सा आएगा आपका? एन्युलर हाइमन आ गया। ठीक है जी, एन्युलर हाइमन मान लिया। दूसरा टाइप बता दो जी। क्रीब्रिफॉर्म आता है, हाँ जी ठीक है जी, क्रीब्रिफॉर्म भी आता है, हाँ जी, और सेप्टेड हाइमन आता है। ठीक है जी मान लिया, सेप्टेड हाइमन को भी मान लिया। और जी इम्परफोरेटेड हाइमन आता है।
तो ये इतने टाइप के क्या हो गए आपके हाइमन हो गए, ये सारे के सारे टाइप किसके हो गए आपके हाइमन के हो गए। एनुलर हाइमन हो गया, क्रिब्रिफॉर्म हाइमन हो गया, सेप्टेड हाइमन हो गया और इम्परफोरेटेड हाइमन हो गया। ये सारे के सारे टाइप किसके हो गए आपके हाइमन के हो गए जी। समझा दो क्या क्या होते हैं, चलो आ जाते हैं। एनुलर हाइमन का मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है, मान लिया ये आपका हाइमन है, ये आपका मान लिया हाइमन है और इस हाइमन के अंदर अगर सिंगल ओपनिंग है भाई, सिंगल ओपनिंग, अगर इन एक हाइमन के अंदर अगर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा आपका एन्युलर हाइमन के नाम से बोला जाएगा। चलो जी दूसरा बताओ क्रिब्रिफॉर्म। क्रिब्रिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि एक हाइमन के अंदर मल्टीपल ओपनिंग, मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग, मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग, अगर एक हाइमन के अंदर मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है, एक हाइमन के अंदर मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है, उसको किस नाम से बोला जाएगा, क्रिब्रिफॉर्म हाइमन के नाम से बोला जाएगा। ठीक है जी, बात आ गई समझ में। सेप्टेड हाइमन का मतलब समझा दो कि एक हाइमन ऐसा जिसके अंदर दो इक्वल साइज शेप के, टू इक्वल साइज एंड शेप, दो इक्वल साइज शेप के हाइमन अगर प्रेजेंट है, सॉरी ओपनिंग अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा आपका सेप्टेड हाइमन के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा, सेप्टेड हाइमन के नाम से बोला जाएगा। और आपका इम्परफोरेटेड हाइमन क्या होता है जी, एक ऐसा हाइमन जिसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, तो देयर इज नो ओपनिंग प्रेजेंट इनटू हाइमन। हाँ जी, बात आ गई समझ में। तो ये सारे के सारे टाइप हो गए, किसके टाइप हो गए आपके हाइमन के टाइप हो गए कि भैया ये सारे के सारे टाइप हो गए हाइमन के। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह सारे के सारे टाइप के हाइमन नॉर्मल है ना, गलत बात है। सारे के सारे टाइप जो है वो नॉर्मल नहीं है, इनमें से कोई एक हाइमन तो नॉर्मल है और बाकी सारे कैसे हैं, अब नॉर्मल है। तो बताओ भाई नॉर्मल कौन सा है, तो भाई एन्युलर हाइमन आपका कैसा हाइमन है, तो ध्यान रख लेना दिस इज नॉर्मल हाइमन। अरे कैसा हाइमन है जी, नॉर्मल हाइमन है। बाकी सारे कैसे हैं, अब नॉर्मल है जी बाकी सारे। अगर एक नॉर्मल है तो बाकी सारे कैसे हो गए, अब नॉर्मल। ये भी अब नॉर्मल, ये भी अब नॉर्मल और ये भी कैसा हो गया आपका अब नॉर्मल हाइमन हो गया। हाँ जी, बात आ गई हमें समझ में, बात हमें समझ में आ गई कि भैया कौन सा तो नॉर्मल है और कौन सा कैसा है आपका अब नॉर्मल हाइमन है। इतनी सी बात हमें समझ में आ चुकी है। चलो आ चुकी है तो मैं एक हाइमन को स्पेसिफाई करके समझा देता हूं आपको। एक हाइमन मैंने आपको ऐसा बोला जिसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं थी। अब नहीं थी उसको किस नाम से बोला था भाई, उसको आपने इम्परफोरेटेड, उसको तो जी हमने इम्परफोरेटेड हाइमन के नाम से, इम्परफोरेटेड हाइमन के नाम से बोल दिया। ठीक है जी, बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि मान लिया कि ये यूट्रस हो गया, यूट्रस की कैविटी हो गई, नीचे की साइड में मान लिया कि ये हाइमन है और इस हाइमन के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, इतना ही बोला आपने, यही तो क्या हुआ आपका इम्परफोरेटेड हाइमन हुआ, यही तो आपका क्या हुआ था इम्परफोरेटेड हाइमन हुआ था। यहां तक बातें हमें समझ में आ चुकी है। चलो जी, आ चुकी है इससे क्या मतलब हुआ, आ चुकी है से ये मतलब होगा जी कि जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टार्ट होगा। आप समझते जाना, जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो जी यहां से एंडोमेट्रियम क्या हो गई, उस फीमेल की रप्चर्ड हो गई। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थी वो क्या हुई, रप्चर्ड हुई जी।
और रप्चर्ड हुई तो रप्चर्ड हुई जो सेल है और जो यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, क्या वो ब्लड पर वेजाइनली एक्सक्रिएट आउट होगा क्या? ना जी ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस हाइमन के अंदर तो ओपनिंग ही नहीं है। इस हाइमन के अंदर तो ओपनिंग ही नहीं है। ओपनिंग नहीं है तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिक्रेशन पर वेजाइनल। आपको पर वेजाइनल मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां तो ओपनिंग ही क्या पड़ी है? बंद पड़ी है। ठीक है जी, बात आगे समझ में। अब मुझे बताओ उस फीमेल के अंदर पर वेजाइनल सिक्रेशन क्या है? आपके अब्सेंट है। आपने अभी बोला कि पर वेजाइनल सिक्रेशन क्या मिलेंगे आपको? अब्सेंट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन क्या उस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल सिम्टम प्रेजेंट होंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा जी? जब ओव्यूलेशन होगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब उसका एंडोमेट्रियम जब रप्चर्ड होगा तो फीमेल को पेन भी होगा। फीमेल को पेन भी होगा, साथ ही साथ फीमेल लिथार्जी भी होगी, बैक पेन भी होगा। ये सारे सिम्टम उस फीमेल में देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम उस फीमेल के अंदर क्या मिलेंगे? आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का आउटफ्लो क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको अब्सेंट देखने के लिए मिलेगा। मतलब कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई उस फीमेल के अंदर? इस कंडीशन को बोला जाएगा क्लेप्टोमेनोरिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। मैंने आपकी एक टर्मिनोलॉजी, एक कंडीशन आपको डिफाइंड करके दे दी है कि आपका फीमेल के अंदर क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होता है कि ऐसी फीमेल जिन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो क्या मिलेगा? अब्सेंट मिलेगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो अब्सेंट मिलने के साथ में उन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम क्या मिलेंगे? आपको प्रेजेंट मिलेंगे। और ऐसा होने का रीजन क्या होता है? इम्परफोरेटेड हाइमन। इस कंडीशन को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से बोला जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? हाँ जी, आ गई। चलो जी, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि क्रिप्टोमेनोरिया का कॉज क्या होता है। क्रिप्टोमेनोरिया का कोज क्या होता है? तो क्रिप्टोमेनोरिया का कोज क्या होगा? इम्परफोरेटेड हाइमन होगा। अरे कौन सा हाइमन होगा बोल दो भैया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कौन सी चीज होगी आपकी। तो ध्यान रख लेना, इम्परफोरेटेड हाइमन होगा, जो मैंने आपको अभी आपको समझाया। ठीक है जी, ये बात खत्म हुई। किसकी बात खत्म हुई? आपकी हाइमन की कहानी भी यहाँ पे होती है, खत्म होती है। हाइमन की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन कहानी किसकी स्टार्ट करेंगे आप? पेरेनियल एरिया। पेरेनियल एरिया की बात करते हैं। चलो जी, पेरेनियल एरिया की बात कर लेते हैं। आपने लास्ट टाइम जब पढ़ा था, थोड़ी देर पहले जब पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि लेबिया माइनोरा नीचे की साइड में एक ट्यूबरकल बनाता है और उसको बोला जाता, क्या बोला जाएगा? फोर्चिट बोला जाएगा। अरे क्या बोला जाएगा? फोर्चिट के नाम से बोला जाएगा। फोर्चिट के नाम से बोला। फोर्चिट से लेके एनस तक के बीच का जो गैप है, एनस तक का जो बीच का जो गैप है, फोर्चिट से लेके फ्रॉम फोर्चिट टू एनस, जो बीच में जो गैप बना है उसको आप बोल देंगे, किस नाम से बोल देंगे भाई? पेरेनियल एरिया के नाम से बोल देंगे। अरे कौन सा एरिया बोल दिया आपने? पेरेनियल एरिया बोल दिया। और इस एरिया को ध्यान रख लेना, इसको बोला जाएगा
कौन सा एरिया बोला जाएगा आपका? दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरेनियल एरिया बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा? दिस द ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरेनियल एरिया के नाम से बोला जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपकी? अरे इतनी सी बात क्लियर है? चलो, अगर यहां पे बात आपको क्लियर है तो बात क्लियर करते करते मैं आपको 2 क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं। पहला, आपसे पूछा जाता है एपिसियोटोमी स्टार्ट फ्रॉम द, आपसे पूछा जाए कि एपिसियोटोमी जो होती है वो स्टार्ट कहां से की जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एपिसियोटोमी डन एट, एपिसियोटोमी कहां की जाती है। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग बता रहा हूं मैं। और दोनों क्वेश्चन अलग कैसे हुए कि एपिसियोटोमी स्टार्ट कहां से की जाती है और एपिसियोटोमी परफॉर्म कहां की जाती है, एपिसियोटोमी डन एट कहां पे की जाती है और कहां से स्टार्ट की जाती है। जब आपको क्वेश्चन स्टार्ट का मिले तो आंखें खोल के आपको आंसर देना है। कौन सा आंसर दे देंगे आप? तो सिंपल सा आंसर देना है, तो स्टार्ट होगा भैया फोर्चिट से स्टार्ट होगा। अरे स्टार्ट कहां से करते हैं एपिसियोटोमी को? फोर्चिट से स्टार्ट करते हैं। एपिसियोटोमी करी कहां जाती है? तो ध्यान रख लेना, कहां पे करी जाती है, इसका आंसर मिल गया आपका पेरेनियल एरिया। कहां मिल गया आपका? पेरेनियल एरिया मिल गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में इतना रखना है। चलो रख लिया ध्यान में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया स्ट्रक्चर रिलेटेड विद द पेरेनियल एरिया, पेरेनियल एरिया से कौन कौन सी स्ट्रक्चर रिलेटेड होती है। तो मान लिया कि ये तो भैया आपका पेरेनियल एरिया है। अरे क्या हो गया? पेरेनियल एरिया। इसके सुपीरियर साइड में कौन सी चीज होगी, इसके इंफीरियर साइड में कौन सी चीज होगी और इसके लेटरल साइड के अंदर कौन सी चीजें होंगी, इन चीजों के बारे में आपको बताना है। अब देखो, पेरेनियल एरिया, मान लिया कि ये पेरेनियल एरिया है, पेरेनियल एरिया के आगे की साइड में कौन सी चीज होगी आपकी? सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। तो ध्यान रख लेना कौन सी चीज आएगी आपकी? सिम्फाइसिस प्यूबिस। चलो समझ में आ गया जी कि आगे की साइड में तो क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस है। पीछे की साइड में क्या है जी? पीछे की साइड में है टेलबोन है जी। पीछे की साइड में क्या है? टेलबोन है। टेलबोन कौन सी है जी? कोकिक्स है। टेलबोन कौन सी हो गई आपकी? कोकिक्स हो गई। ठीक है जी, समझ में आ गया कि आगे की साइड में तो आपका क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। नीचे की साइड में क्या है आपका? पीछे की साइड में क्या है आपका? टेलबोन या कोकिक्स बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है हमारी। हमें ये बता दो लेटरल साइड के अंदर क्या है। तो जब आप लोग पेल्विस जब पकड़ते हैं, पेल्विस जब ऐसे पकड़ते हैं तो पकड़ने के टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपका आगे का एरिया कौन सा है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। पीछे का एरिया कौन सा है? कोकिक्स। और दोनों साइड में जहां पे आपने ये लिटिल फिंगर और ये जो आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर लगाई होती है वो कौन सा एरिया होता है? तो लेटरल साइड के अंदर कौन सा है आपका? इस्चियल ट्यूबरोसिटी। अरे कौन सा आ गया? इस्चियल ट्यूबरोसिटी। कौन सा एरिया आ गया आपका? इस्चियल ट्यूबरोसिटी आ गया। तो लेटरल साइड के अंदर कौन सा आ गया आपका? इस्चियल ट्यूबरोसिटी आ गया। और इस पोर्शन को बोला जाता है एनाटॉमिकल पेरेनियल एरिया। कौन सा एरिया बोला जाएगा? दिस इज द एनाटॉमिकल पेरेनियल एरिया। इस एरिया को आप बोल देंगे, कौन सा एरिया बोल देंगे? तो ध्यान रख लेना एनाटॉमिकल पेरेनियल एरिया के नाम से बोल देंगे। इसके बाद में आपके जो एक्सटर्नल जेनिटलिया बचे
वो कौन सा बचा? क्लाइटोरिस बचा। ठीक है जी, बच गया। कौन सा बचा आपका? वेस्टिब्यूल बचा। हाँ जी बचा। और इनकी बात और आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया होंगे, इनकी डिटेल्ड वाइज बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल सारा पोर्शन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, आज के स्टार्टिंग क्लास में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल से। थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे, अगर क्लास आपको अच्छी लगे ना, तो आप लोग एक बारी कमेंट करके बता दो कि इस चीज की कमी है ना, उस चीज को सुधारा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको लगे कि इस चीज की कमी है, हाँ जी इस चीज को सुधारा जाए, तो वो चीज वहां पे डेफिनेटली करी जाएगी। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।